आज का हमारा टॉपिक है भारत में न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायपालिका। यह टॉपिक जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट का एक महत्वपूर्ण भाग है और यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 के संविधान के सीरीज में आज हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे आज का हमारा टॉपिक है भारत में न्यायपालिका। तो हम देखेंगे भारत की न्यायपालिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। यह एक जो है एकीकृत प्रणाली है, यानी कि पूरे देश के लिए एक ही पदानुक्रम की न्यायपालिका है। और अगर हम बात करेंगे तो स्वतंत्र न्यायपालिका है। इस न्यायपालिका पे किसी का भी, ना विधायिका का ना कार्यपालिका का किसी का भी दबाव नहीं होता है। यह इसलिए ऐसा किया गया जिससे कि है भारत में न्याय सुनिश्चित किया जा सके और स्वतंत्र होकर न्यायपालिका कार्य कर सके। अब अगर हम बात करेंगे कि न्यायपालिका को 3 स्तर पे बांटा गया है, यानी कि 3 स्तर है न्यायपालिका के। जो सबसे निचला स्तर है अधीनस्थ न्यायालय, जो आप जिला न्यायालय दीवानी फौजदारी के लिए जो आप जाते हैं जिला न्यायालय में, वो है। दूसरा है उच्च न्यायालय, यानी कि जिला न्यायालय के बाद जो है पदानुक्रम में ऊपरी स्तर पर कौन है, उच्च न्यायालय है। और सबसे अंतिम जो है और सबसे उच्च स्तर पर है सर्वोच्च न्यायालय। इसको आप इस तरीके से डायग्राम से समझ सकते हैं अगर आपको बनाना हो तो। ये आपका हो गया, यहाँ पे हो गया सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे हो गया हाई कोर्ट और यहाँ पे हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या तो अधीनस्थ न्यायालय। तो यह आप एक तरीका समझ सकते हैं याद करने का, क्योंकि कभी कभी जो है इन स्तर से प्रश्न आपसे पूछ लेता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित जो बात की गई है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आर्टिकल 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करता है। यानी कि वह यह कहता है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र होकर अपने कार्य कर सके। अब देखेंगे हम आगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, इसके गठन, इतिहास और सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर इतिहास की बात करेंगे तो इसका स्थापना कब हुआ है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ है। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में इसकी स्थापना हुआ है। अगर औपचारिक शुरुआत की बात करें तो 28 जनवरी 1950 को किया गया। यानी कि वर्तमान में जो न्यायपालिका है और जो सुप्रीम कोर्ट की विधिवत स्थापना कब हुआ है, 28 जनवरी 1950 को किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे न्यायाधीशों की वर्तमान में संख्या, तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित टोटल जो है 34 न्यायाधीश होते हैं। ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 में पूछा गया है कि कितने न्यायाधीश होते हैं मुख्य सर्वोच्च न्यायालय में, तो टोटल होते हैं 34 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। और एक बात और जान जाइए कि न्यायाधीशों की संख्या घटाने और बढ़ाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय संसद के पास है। यानी संसद चाहे तो इन न्यायाधीशों की संख्या घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि संविधान और न्याय के बारे में, संविधान सर्वोच्च है और स्वतंत्र न्यायपालिका इस सर्वोच्चता की एकमात्र रक्षक है। यानी कि अब हम बात करेंगे कि पूरा देश जो है किससे चलता है, संविधान से चलता है। और संविधान की रक्षा करना, व्याख्या करना किसका काम है, सर्वोच्च न्यायालय का काम है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि न्यायालय का स्थान या सीट, अगर हम बात करेंगे कि हमारे भारत में अगर आपसे यह पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, तो हमारे भारत में सर्वोच्च न्यायालय है दिल्ली में। और वह किसके तहत है, संविधान के अनुच्छेद 130 के तहत है। अब हम बात करेंगे कि योग्यता और कार्यकाल के बारे में। तो अगर न्यायाधीश की योग्यता, अगर सर्वोच्च न्यायालय का किसी को न्यायाधीश बनना हो तो सबसे पहले उसे भारत का नागरिक होना पड़ेगा। उसके बाद 5 वर्ष हाई कोर्ट के रूप में में कार्य करना होगा, अथवा 10 वर्षों तक वो लगातार हाई कोर्ट में वकील बने रहे। तो यह एक अनुभव प्रमाण पत्र उनको चाहिए। साथ में इनके विधि वेत्ता हो, यानी कि राष्ट्रपति के नजर में यह एक विधि के जानकार हो, तब जाकर यह जो है योग्यताएं पूरी करने के बाद कोई भी न्यायाधीश बन सकता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इनके कार्यकाल के बारे में, तो इनको जो है न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के 65 वर्ष निर्धारित किया गया है सेवानिवृत्ति के लिए। यानी कि इनका रिटायरमेंट 65 वर्ष के बाद होता है। और एक फैक्ट और नोट कर लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, वहीं पे हाई कोर्ट के जज जो होते हैं 62 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि शपथ और त्याग के बारे में, तो इनका जो है
यह राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं और अपना त्याग पत्र हमेशा लिखित रूप में राष्ट्रपति को देते हैं। यानी कि इनको शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और त्याग पत्र भी कौन लेता है? राष्ट्रपति ही लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, तो न्यायाधीश को जो नियुक्ति होती है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, उसके लिए कोई परीक्षा नहीं होती है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है कोलेजियम व्यवस्था के तहत होती है। कोलेजियम व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि 4 वरिष्ठ जजों के समूह के द्वारा यह तय किया जाता है कि अगला जज कौन बनेगा, अगला जो है न्यायाधीश कौन बनेगा, इसी के माध्यम से तय होता है कि कौन बनेगा। अब देखिए उसके बाद देखिए जो मुख्य न्यायाधीश कैसे बनते हैं। मुख्य न्यायाधीश हमेशा वरिष्ठता के आधार पर बनते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज हों उसमें सीनियरिटी जिसके पास सबसे ज्यादा होगा उसी के मुख्य न्यायाधीश बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि सरकार ने, यानी कि भारतीय सरकार ने, संसद ने एक बार जो है 99वें संविधान संशोधन कर एक न्यायिक जो है नियुक्ति आयोग का गठन किया था। न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया था जिसको क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि उनका मानना यह था कि अगर जजों की नियुक्ति सरकार करेगी तो जज जो है निष्पक्ष होकर निर्णय नहीं कर पाएंगे, वो न्याय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपनी जो है आर्टिकल 50 और आर्टिकल 32 की रक्षा करते हुए इन्होंने जो है न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि पद हटाने की प्रक्रिया, अब जैसे कि हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष को महाभियोग के माध्यम से हटाया जाता है, ठीक उसी तरीके से मुख्य न्यायाधीश एवं सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी महाभियोग के माध्यम से हटाने की प्रक्रिया है, लेकिन उसकी प्रक्रिया काफी जटिल है। तो समझिए कैसे हटाते हैं। न्यायाधीश को हटाने के लिए इनको 2 आधार पर हटाया जा सकता है। पहला कदाचार और दूसरा असमर्थता, यानी कि संसद को यह सिद्ध करना होगा कि जिस जज को वो हटवाना चाहते हैं वह कदाचार यानी कि करप्शन में शामिल है, और दूसरा चीज क्या है, या तो फिर वह असमर्थ है, यानी कि न्याय देने के लिए असमर्थ है, उसको बीमारियां हो गई, अल्जाइमर जैसी समस्याएं होगी। ये 2 चीजें सिद्ध करना पड़ेगा, तब संसद जो है किसी भी जज पे महाभियोग के माध्यम से उसको हटा सकती है। अब देखेंगे क्या करेंगे कि इसके लिए प्रस्ताव क्या पेश करेंगे। पहला क्या कि लोकसभा में शुरुआत करना होगा। लोकसभा में अगर शुरुआत करेंगे तो 100 सांसदों का हस्ताक्षर अनिवार्य है, और अगर राज्यसभा में शुरुआत करेंगे तो 50 सांसदों का हस्ताक्षर अनिवार्य है। तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि न्यायपालिका के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायपालिका के जज की महाभियोग के माध्यम से हटाने की प्रक्रिया में लोकसभा के कितने सांसदों का हस्ताक्षर अनिवार्य होने चाहिए, तो इसमें होने चाहिए 100 और राज्यसभा में 50। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इसमें 2/3 बहुमत से, 2/3 विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, तब जाकर जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर उनको हटाया जाएगा। उसके बाद देखेंगे एक फैक्ट आप याद कर लीजिए कि 1991 में पहली बार जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ जो है महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था, और महाभियोग का प्रस्ताव जब लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाने वाला था उसके पहले ही जस्टिस वी रामास्वामी ने इस्तीफा दे दिया। अब अगर हम बात करेंगे कि शक्तियां और क्षेत्राधिकार के बारे में, तो देखिए मूल और अपीलीय अधिकार समझ जाइए कि आर्टिकल 131 के तहत, किन किन मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट लेके जाया जा सकता है। जैसे कि देखिए राज्य बनाम राज्य, यानी कि जब 2 स्टेट का मुद्दा हो तो डायरेक्ट कहां जाएगा, डायरेक्ट जाएगा आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। जब केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार की बातें हो तब कहां मुद्दा जाएगा, तब जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जब कई राज्य बनाम केंद्र सरकार हो तब मुद्दा कहां जाएगा, तब जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जब कई राज्य बनाम कई राज्य हो तब मुद्दा कहां जाएगा, तब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो यह आर्टिकल 131 के तहत बताया गया। उसके बाद समझ जाइए आर्टिकल 132, 133, 134 के तहत
सुप्रीम कोर्ट में कोई मुद्दा तभी जाएगा जब हाई कोर्ट आदेश दे दे, हाई कोर्ट निर्णय दे दे, तब उस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि रिट का क्षेत्राधिकार के बारे में, आपको पता है कि आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करके संविधान के मूल अधिकार का रक्षा करती है। तो देखेंगे 5 प्रकार से कौन से रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या है? परमादेश। तीसरा है प्रतिषेध। चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। इसको समझ जाइए। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब कब ये जारी करता है? जब सुप्रीम कोर्ट सशरीर किसी की उपस्थिति करवाता है। परमादेश ये तब जारी होता है जब यह पूछा जाता है किसी भी अधिकारी से कि आपको जो दायित्व दिया गया है आप उस दायित्व का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे। प्रतिषेध मतलब ये क्या होता है कि यह अपने निचली अदालतों की कार्रवाई को पूर्ण रूप से रोक लगा देता है, उसको प्रतिषेध कहते हैं। उत्प्रेषण मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निचली अदालतों के आदेशों को रद्द कर देता है, उसको उत्प्रेषण कहते हैं। और अधिकार परीक्षा मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकार के तहत किसी भी व्यक्ति से पूछ सकता है कि आप ये जो कार्य कर रहे हैं किस अधिकार के तहत वो कार्य कर रहे हैं। ये 5 प्रकार के रिट जो जारी करता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एक अनुच्छेद 137 है जो न्यायिक पुनरावलोकन की बात करता है, यानी कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जो संविधान के उल्लंघन करता है वह उस स्थिति तक शून्य हो जाएगा जहां तक संविधान का उल्लंघन करेगा। और यह शक्ति कैसे मिलता है? यह शक्ति मिलता है अनुच्छेद 137 के तहत न्यायपालिका को न्यायिक रिव्यू की जो है जुडिशरी रिव्यू की जो है पावर देता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि आर्टिकल 143, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर जो है पूछ लेता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने की सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत है। तो समझ जाइए कि राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के लिए सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है और वो किस अनुच्छेद के तहत है? 143 के तहत है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, वो चाहे तो मना कर सकता है। और दूसरी तरफ राष्ट्रपति भी चाहे तो दिए गए सलाह को माने और चाहे ना माने, उसके ऊपर कोई बाध्यकारी नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 129 क्या कहता है कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जितने भी आदेश है, उसको सुरक्षित रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? आगे की निचली अदालतों में काम आने के लिए। उसके बाद देखेंगे अवमानना की शक्ति, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह अपने अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। यानी कि जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश का आप जो है उल्लंघन नहीं कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को आप गाली नहीं दे सकते, कोई उनके आदेशों का अवहेलना नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी, जिसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट आपको दंडित भी कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि 1-2 के परीक्षा उपयोगी फैक्ट याद कर लीजिए जो अक्सर आपसे लोअर पीसीएस में पूछेगा। जो भी स्टूडेंट लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो फैक्ट याद कर रखे। पहला क्या है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर हरिलाल जे कानिया। सर हरिलाल जे कानिया प्रथम मुख्य न्यायाधीश है किसके? भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है सर हरिलाल कानिया। उसके बाद क्या है? प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? एम फातिमा बीबी। और उसके बाद देखिए इंदु मल्होत्रा कौन है? इंदु मल्होत्रा एक ऐसी महिला है जो हाई कोर्ट से डायरेक्ट वकील जो थी वो डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जज बनती है। तो ये 3 फैक्ट आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दिला सकता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि आज हमने न्यायपालिका को विस्तार से पढ़ा, कल हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट। ऐसे ही क्लासेस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली आप सुबह 8 बजे इतिहास का और शाम को 6 बजे संविधान की क्लास को ज्वाइन करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।